गुड इवनिंग एंड सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। आज हम लोगों का 1126वां दिन है इस वेबिनार का। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी। आप सभी जानते हैं कि हम लोग यह निरंतर हिंदी में और अंग्रेजी में और मलयालम में किया जा रहा है पिछले कई एक वर्षों से। और इसी सिलसिले में हम लोग नए नए और बहुत ही योग्य और काफ़ी वरिष्ठ स्पीकर्स को हम लोग यहाँ पर इनवाइट करते हैं। तो पहले हम लोग मीटिंग शुरू करने के पहले 1 मिनट का मौन प्रार्थना करते हैं। फिर आगे चर्चा करेंगे। हाँ, गुड 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 इवनिंग फ्रेंड्स अगेन। एंड आज आपको आज के इस मीटिंग में जो कि 1126वां मीटिंग है। हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ स्पीकर हैं, डॉक्टर दीपक जगताप। आप सभी कोई इनके नाम से परिचित हैं क्योंकि ये कई एक बार हम लोगों को अपने अपने विचारों से अवगत करा चुके हैं। आज के इस वेबिनार में हमारे बीच अत्यंत अनुभवी विद्वान एवं समर्पित होम्योपैथिक चिकित्सक का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, डॉक्टर दीपक जगताप जी। डॉक्टर दीपक जगताप जी पिछले 33 वर्षों से होम्योपैथिक चिकित्सा में सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं। वे पुणे के प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुणे हॉस्पिटल के पैनल कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं तथा सुश्रुत होम्योपैथ हॉस्पिटल कोथरूड पुणे में भी संबंध है। इसके अलावा उनका क्लिनिक तिलक रोड पुणे में स्थित है तथा वे सासवड पुणे जिला में है। अपना स्वयं हॉस्पिटल जगताप हॉस्पिटल का सफल संचालन कर रहे हैं, जो पुणे से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने शहरी क्षेत्र में, थाने में, कई एक जगह पर उन्होंने सामाजिक कार्य किया है। डॉक्टर पुणे का जो तकनीक योगदान है वो इन्होंने काफी न्यू लाइफ एरा जैसे पत्रिकाओं में इनके काफी और 150 से अधिक लेख इनके प्रकाशित हो चुके हैं। और इनके नाम से एक डॉक्टर दीपक जगताप शो के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर में 5,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। और वहाँ पर ये लेक्चर ये पोस्ट किया करते हैं। ये पुणे विश्वविद्यालय से पीएचडी के मार्गदर्शक भी हैं। और उनका डिकेन ट्रैम्प में किडनी स्टोन के निर्माण के जियोकेमिकल कारण को पहचान पर विशेष संबंध पर शोध इन्होंने किया है। इन्हें कई एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। निसंदेह डॉक्टर दीपक जगताप का दीर्घ अनुभव, एकेडमिक गहराई तथा समाज के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर दीपक जगताप का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने ज्ञान और एवं अनुभव से हमें हमारे मार्गदर्शन करें। और आज इनका विषय है डॉक्टर दीपक जगताप जी का समर। आज गर्मी का मौसम है, काफी गर्मी पड़ रही है। और ऐसे में आप इस गर्मी के मौसम को बर्दाश्त करने के लिए होम्योपैथी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इस पर ये चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सुनते हैं डॉक्टर दीपक जगताप जी से। ओवर टू यू डॉक्टर दीपक जगताप जी। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप तक आ रही है। मैं ऑडिबल हूं, सभी को आवाज आ रही है। तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आप बोलिएगा। यस सर। आज इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का 1126वां लेक्चर है, जो कि एक विश्व विक्रम है अपने आप में, और जिसमें मैं 13वीं बार इस मंच पर आया हूं। उसके लिए मैं तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं डॉक्टर मृदुल साहनी सर का, कि जिन्होंने मुझे ये 13वीं बार ये अवसर दिया है। यहाँ पर इस मंच पर मुझे अभी दिखाई जो दे रहे हैं लोग, राम शाह सर है, पंकज सिंह सर है, डॉक्टर अनिल कुमार यादव है, डॉक्टर बारंगड़े, डॉक्टर फिरदौस भी है, डॉक्टर रामन भी है, डॉक्टर रुचि कुमारी भी है। मैं सभी का, और साथ ही साथ लगातार जुड़ने वाले जो भी लोग हैं, मैं इन सभी का स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। चलिए, गर्मी के इस मौसम के लिए हम कैसे लड़ सकते हैं होम्योपैथी द्वारा। तो पहले तो
बहुत सारे डॉक्टर बारंगड़े मेरे दोस्त हैं इस मंच पर अभी भी है, तो वो भी शायद चौंक गए होंगे कि इन लोगों ने पिछले 33 साल मुझे बिना टाई के देखा नहीं है। मैं सिर्फ शादी या कुछ समारंभ हो तो मैं इस प्रकार के कपड़े पहनता हूं, नहीं तो आमतौर पर टी शर्ट वगैरह। लेकिन ये खास मैं एक कॉटन का शर्ट पहनकर आज आपके सामने आया हूं, और बहुत सारे प्रॉप्स मेरे आजू बाजू में लगाए हैं। तो जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूं वो विषय है बिल्कुल गर्मियों का सामना हम कैसे करें। और गर्मियां तो हर साल आती है, उसमें विशेष भी क्या है। गर्मियों में तापमान तो बढ़ता ही है, गर्मियों में 38-40 डिग्री टेम्परेचर एक नॉर्मल है, मतलब इसमें उस इतनी डरने वाली बात क्या है। लेकिन जरा ध्यान में रखिए, ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी मैं सलाह दे रहा हूं, और विशेषकर जो आने वाले मेरे पेशेंट्स हैं या फिर ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो मेरे पेशेंट्स हैं, कॉमन पब्लिक जो है, वो जो देख दर्शक है वो देखेंगे, तो उनके लिए भी ये एडवाइस महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने एक विशेष सूचना जारी की है। हमें क्या होता है कि जब सरकार द्वारा कोई ऐसे अनुरोध किया जाए तो उसे नकारना, उसे ना कहना और उसका मजाक उड़ाना, ये हम लोगों की आदत सी बन गई है पिछले कई सालों से। जैसे कि आप याद कीजिए, मोदी जी ने कहा था कि मास्क पहने, दूरी बनाए रखें, लोगों ने मजाक में लिया। फिर पता चला कि मास्क ना पहनने से जब कोविड होता है तो क्या हालत हो जाती है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तब हालत क्या होती है। तो हमें हमारी आदतें बदलनी पड़ेगी। जो सरकार ने विशेष टिप्पणी, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ये सूचना जाती है, तो हमारे खास करके भारत के लिए ये सूचना गवर्नमेंट ने जारी की है कि आप पर्टिकुलरली इस समर को ध्यान में रखते हुए कुछ सावधानी बरतिए। तो उसे ध्यान में लेना चाहिए हम सबको। कल परसों भी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आप पेट्रोल का और डीजल का जरूरी इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो अपने आप गर्मी से बचाव होने वाला है। लेकिन हमें उस पर अभी मीम्स आ गए, इंस्टाग्राम पर रील्स आ गए, हमें सब चीजें ऐसे मजाक में लेने की आदत है जो कि हमें बदलनी पड़ेगी। मैं शुरू से ही कहता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सुझाव क्यों दिया है, तो इस साल बारिश के आसार जो है वो कम बताए गए हैं, और हीट वेव का जो अनुमान लगाया है वो भी क्यों लगाया है कि इस साल पैसिफिक महासागर जो है, जो अमेरिका के दोनों साइड में है, वहां पर बहुत सारी भाप बनने वाली है। और वो भाप हीट के तहत पूरा अपना थाईलैंड से लेकर ऐसे ऊपर श्रीलंका से लेकर इंडिया को पूरा कवर करके पाकिस्तान अफगानिस्तान होकर के गल्फ कंट्रीज में ईरान इराक उस तरफ जाने वाली है। तो ये हीट वेव का सामना हम लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र शासन ने भी, हमारे राज्य शासन ने भी यह सूचना जारी की थी। हालांकि फिर भी हमारे राज्य में 16 लोगों की लू लगने से मृत्यु हो गई। लू लगना मतलब सनस्ट्रोक। लू लगने का मतलब है सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक के कारण 16 लोग गए। तो आप सोचिए, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 16 आंकड़ा पिछले 15 दिनों में जो डेथ हुए हैं ये बहुत ज्यादा है। क्योंकि क्या है, सनस्ट्रोक में उसके पहले दूसरे और तीसरे जो स्टेप्स है वहीं पर पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, या तो घरेलू उपाय से, या फिर किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास, या फिर जो भी होम्योपैथ क्लिनिक में बैठे हैं उनके पास जाकर के उनका ट्रीटमेंट हुआ है। लेकिन मरने वाले जो पेशेंट्स हैं ये बड़े हॉस्पिटल्स में एडमिट है या तो सरकारी अस्पताल्स में एडमिट है, तो उनका रिकॉर्ड बिल्कुल रखा जाता है, और जिसकी जांच पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट हो करके उसका एनालिसिस हो जाता है। तो ऐसे 16 लोग हैं। तो यानी हमने
क्लिनिक में ट्रीट किए हुए मेरे जैसे हजारों होम्योपैथ्स ने पूरे भारतवर्ष में, या फिर जनरल प्रैक्टिशनर्स में आधा अधूरा जिसे सनस्ट्रोक आया है या शुरुआती सनस्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं, हमने काफी सारे ट्रीट भी कर चुके हैं। हमें भी पता नहीं चलता है कि हमने सनस्ट्रोक ट्रीट किया, हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सनस्ट्रोक के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो पहले ही मैं बताता हूं कि इस उष्माघात से, लू लगने से, या फिर बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि गर्मी के कारण हो सकती है। तो आप पहले जरा ध्यान दीजिए, मैंने बहुत सारे प्रॉप्स मेरे अलग इर्द गिर्द जमा करके रखे हैं। तो या तो सुबह 11 से शाम 5 बजे तक आप घर से बिना वजह, बिना काम के बाहर मत जाइए। कुछ खरीदना हो तो या तो 11 से पहले या फिर 5 के बाद शॉप्स में वगैरह जा सकते हैं। अवॉइड कीजिए। बाहर जाना है तो सनस्क्रीन अवश्य लगाए। ओ आर एस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या तो वो सैचेट में भी मिलता है, काफी मामूली सी उसकी कीमत है, या फिर ऐसे टेट्रा पैक में भी आता है। उसका सेवन आप बीच बीच में करते रहिए, स्पेशली ओल्ड एज पर पीपल। पानी भरपूर पीजिए। मैंने ये सब इसलिए रखा है कि ये सब का संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए। पानी भरपूर पीजिए, प्रॉपर हाइड्रेशन रखिए। फैन, पंखा, एसी, इसका उपयोग कीजिए। नारियल पानी सबसे एकदम बेस्ट रिहाइड्रेशन नेचुरल सॉल्यूशन है। और बाहर जाते समय छाते का इस्तेमाल कीजिए। छाते का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप गर्मी से बचने के लिए गॉगल, इस प्रकार के कॉटन के व्हाइट शर्ट जो कि फुल स्लीव्स के हो, और प्रॉपर कैप पहन के निकले। ये आपको जानना, समझना और उसका आचरण करना इस समय बहुत ही जरूरी है। आज 11 तारीख है, समझिए कि आने वाले 20 या 25 दिन जो है वो बहुत ही क्रुशियल रहने वाले हैं। तो इसलिए हाइड्रेशन का जो प्रमाण है, पानी की जो मात्रा है, वो शरीर में आ, मजबूती से उसको सेवन कीजिए और उसे अच्छा रखिए। 2 से 3 लीटर तक पानी आमतौर पर पीना चाहिए। ओल्ड पीपल जो है, बूढ़े लोग जो है, वो पानी पीना भूल जाते हैं। तो घर में जो लोग हैं, बच्चे जो है, याद से आपके उन जनों का ख्याल रखिए और उन्हें पानी पिलाते रहिए। नींबू शरबत भी दीजिए। डिहाइड्रेशन इन ओल्ड पीपल, ये कान का लोब्यूल जो है ना, ये ऐसे अगर अपने आप पेंडुलस मोमेंट अगर उसमें आ जाती है तो समझ में आता है कि उनके शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई है। मैं डायरेक्टली आता हूं सन स्ट्रोक पर या लू लगने पर। सनस्ट्रोक में क्या होता है कि सनस्ट्रोक 2 प्रकार के हैं। इस गर्मी के सीजन में आप सुबह सुबह भी कुछ एक्सर्शनल काम करोगे तो एक्सर्शनल स्ट्रोक है, जिसमें बहुत पसीना पसीना आता है। बहुत पसीना, सर से पांव तक पूरा भीग जाते हैं। कपड़े ऐसे निचोड़ेंगे तो उसमें से भी पानी टपकेगा, इतना सारा पसीना आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। और एग्जॉशन स्ट्रोक जो है, मतलब जहां पर थकान आ जाती है, ये सनस्ट्रोक का ही भाई है। लेकिन उसे ठीक करना लगभग बहुत सारा आसान है। आप घर में भी उसे, जैसे ओआरएस, नारियल पानी, अच्छा सा फैनिंग, वायु विजन, आप खिड़कियां खोल दे और ठंडा रखे शरीर को, उससे भी एक्सर्शनल स्ट्रोक जो है वो आप ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन प्योर हीट स्ट्रोक में क्या हो सकता है? रेडनेस ऑफ स्किन, त्वचा का रंग लाल हो जाता है, सिर दर्द होता है, चक्कर सा आने लगता है, और मसल एक, बॉडी एक, मानो कि पेशेंट को लगता है कि ये सब जो है मुझे इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर हो गया है। क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी का बुखार आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बुखार कब आता है? जब
सामान्य तौर पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, आज भी पुणे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ही रिकॉर्ड हो रहा है पिछले 15 दिनों से। 40 डिग्री से ऊपर, 40-42 तक भी छूकर आया है काटा। तो ये जो तापमान जो है, अगर 40 के ऊपर हो जाता है तो हमारा जो थर्मल रेगुलेटरी सेंटर जो ब्रेन में है, वो उल्टी सीधी हरकत करना शुरू कर देता है, जिसके कारण बुखार आना शुरू हो जाता है। 40 डिग्री का सेंटीग्रेड का मतलब है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 104, 105, 106, 107 डिग्री तक तापमान शरीर का बढ़ सकता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन ये सब सनस्ट्रोक में होता है। कृपया ध्यान दे करके सुनिए इस सब चीजों को। चक्कर आना, वर्टाइगो सिम्टम है उसका। भ्रम पैदा होना, कंफ्यूजन, कि जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं कि मैं कहाँ हूं, हॉस्पिटल में जो दाखिल किया जाता है हीरो को कुछ मारामारी के कारण, तो मैं कहाँ हूं, तो ये कॉमेडी सीन तैयार हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से कोई अगर इस गर्मी में, सन हीट में अगर चक्कर आके गिर गया और उसे ला करके आपने डिस्पेंसरी में किसी के ला करके रखा, फैनिंग वगैरह किया, पानी छिड़का, तो वो उठ के बोलेगा मैं कहाँ हूं, तो आप फिलहाल हॉस्पिटल में या क्लिनिक में हो। इतना कंफ्यूजन, कंफ्यूजन इस प्रकार का होता है कि कई बार ये सन हीट के कारण लोग, ज्यादातर 50 से ऊपर जिनकी आयु है, वो लोगों को घर का पता नहीं मिलता। कंफ्यूजन, घर का पता मतलब दिशा समझ में नहीं आती है कि ये पूरब कौन से, पश्चिम मुझे कौन से रास्ते से जाना है, या फिर घूम फिर के उसी चौक में वो आ जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी जो है ये सनस्ट्रोक में हो जाती है। इस प्रकार का कंफ्यूजन हो जाता है। जी मचलना, नौशिया एंड वॉमिटिंग, ये सब शुरुआती लक्षण है ये सनस्ट्रोक के। ये शुरुआती लक्षण है, बाद में बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। काफी ज्यादा वीकनेस, वीक लगता है, काफी ज्यादा वीक लगता है। स्पेशली मसल वीकनेस आना शुरू हो जाता है। गले के मसल्स हो, शोल्डर मसल्स हो, लॉन्ग मसल्स, बैक मसल्स, थाई, हैंड मसल्स, सभी में वीकनेस लोग महसूस करते हैं। इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। कुछ छोटा सा बात पूछे, अगर आपको प्यास लगी है तो झट से एकदम कहे नहीं 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 मुझे पानी नहीं चाहिए, एकदम वो गुस्सा हो जाते हैं तुरंत। इतना चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। कई बार ये हाई ग्रेड फीवर में फिर कन्वर्जेंस आ सकते हैं, कन्वर्जेंस झटके आ सकते हैं, अपस्मार झटके भी आ सकते हैं। और स्नायु का फटना, मसल्स का फटना, ये सनस्ट्रोक की एक महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीरता की तरफ वो पेशेंट बढ़ने की सूचना है। रैप्डोमायोलाइसिस, रैप्डोमायोलाइसिस, इस प्रक्रिया में बड़े बड़े मसल्स में टीयर होना शुरू, फटना शुरू हो जाता है। तो ये एक बात ध्यान में रखिए। और बाद में, क्योंकि क्या है, पसीने से इतना पानी निकल जाता है शरीर से, तो देन दे लैंड इन रीनल फेलियर, देन लिवर, हार्ट फेलियर, और बाद में कार्डियक फेलियर। और स्किन जो है वो मेजर, जो सनस्ट्रोक का जो स्ट्रोक बैठा है, उसमें त्वचा एकदम से ड्राई हो जाती है, क्योंकि त्वचा पर पसीना आना ये एक थर्मोरेगुलेशन का टेक्निक है। बॉडी अपने आप ठंडा रखने के लिए पसीना आ जाता है। बाहर की हवा लगने से पसीना सूखता है, तो गर्मी लगने से पसीना सूख जाता है, तो बॉडी का तापमान जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लाने की बॉडी खुद कोशिश करती है। लेकिन जहां पर ये मैकेनिज्म शट डाउन हो जाता है, तो पूरा ड्राइनेस और रूखी रूखापन आ जाता है। सनस्ट्रोक की पहली दवाई जो है एंटीमोनियम क्रूड,
एक्सेसिव इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा इरिटेबल, किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता है, बहुत ही सस्पिशियस, एंग्शियस हो जाते हैं ऐसे लोग। फियरफुलनेस, क्रॉस, लांघना, कि ये करने को कहा तो नहीं 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 मुझे नहीं करना है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो चिढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। हालांकि ऐसे जो लोग जो है, उनको घर वालों ने कभी देखा नहीं है कि इतने चिढ़े हुए हैं, लेकिन आज उनको ऐसा हुआ है, तो दिस इज डेफिनेटली अ सनस्ट्रोक। आप उसे बिल्कुल भी निग्लेक्ट ना करें, ऐसे कंफ्यूजन को या फिर इस चिड़चिड़ेपन को। कैनॉट बियर टू बी टच्ड, एंटीनिम क्रूड को बिल्कुल भी स्पर्श वो सह नहीं सकता। हेडेक ऑन वर्टेक्स, वर्टेक्स पर बहुत ज्यादा जोरों का सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, नौशिया फॉलोड बाय वॉमिटिंग, जीप मचलना, और फिर उल्टियां शुरू हो जाती है। एंटीनिम क्रूड की ये विशेषता है। फीवर विच चिल, राइगर्स आ जाते हैं। चिल इवन इन वार्म रूम, गर्म रूम में भी बैठे बैठे उन्हें ठंड लगती है। ये एंटीनिम क्रूड की विशेषता है। ये सनस्ट्रोक के सिम्टम्स सामान्य तौर पर जो मैंने पहले बताए, लेकिन उन्हें डिफरेंशिएट करना होम्योपैथी के लिए वो भी आसान तरीका है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आखिरकार मैं हर एक लेक्चर में मैं बोलता हूं कि सिमिलिमम इज द बेस्ट चॉइस, लेकिन आमतौर पर जो लोग जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर नए नए प्रैक्टिस में उतरे हैं, उन्होंने ऐसी दवाइयां रखनी चाहिए जो महज 5 7 8 दवाइयां हैं कि जो अपने पास होनी चाहिए इस समर को मद्देनजर रखते हुए। नौशिया, वॉमिटिंग और उसके बाद डायरिया शुरू हो जाता है, ये एंटीनिम क्रूड की विशेषता है। उसके बाद अमाइल नाइट्रेट, अमाइल नाइट्रोजम एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है, जो कि सनस्ट्रोक के लिए इस्तेमाल हो जाती है। वो पुराने समय से अमाइल नाइट्रोजम सूंघा भी करते थे सनस्ट्रोक के लिए। थ्रॉबिंग हेडेक, फट 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 फट, थ्रॉबिंग हेडेक जैसे बेलाडोना में होता है, बिल्कुल उसी प्रकार का हेडेक है। थ्रॉबिंग हेडेक विथ फ्लशिंग बिफोर आईज, एकदम बिजली की चमचमाहट जैसा फ्लिकरिंग, मतलब कैमरा का जो स्नैप रहता है या फिर लाइट जो पड़ता है एक क्षण के लिए, ऐसे फ्लिकर्स आंखों के सामने दिखते हैं, जो कि अमाइल नाइट्रोजन का बहुत प्रमुख लक्षण है। हिकअप्स शुरू हो जाता है, और यॉर्निंग, उबास से भरना शुरू हो जाता है। यॉर्निंग, बहुत ज्यादा उमा से आ जाते हैं। ये डेफिनेट सेरेब्रल इरिटेशन का, इरिटेशन की शुरुआती लक्षण है, जो फीवर आने के बाद और बढ़ने वाले हैं, बुखार में और बढ़ने वाले हैं। एंजाइटी, मस्ट हैव अ फ्रेश एयर, सभी, अमाइल नाइट्रेट का पेशेंट बोलता है कि सभी खिड़कियां दरवाजे सब कुछ खुला रखो, बिल्कुल ये पर्दे विर्दे भी हटाओ, सब कुछ खुला रखो, हवा आने दो, हवा अंदर आने दो। ये अमाइल नाइट्रेट का पेशेंट खास करके कहता है। और ईयर हाइपरीमिया, हाइपरीमिया ऑफ ईयर मतलब यहां पर थ्रॉबिंग हेडेक है। कैरोटिड ब्लड वेसल्स से खून बहुत बड़ी मात्रा में ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू हो जाता है, और जाके ऐसे कॉक्युलस इंडिकस जैसे सिम्टम्स आते हैं कि मानो कान ऐसे बंद से हुए हैं। इतना ब्लड सप्लाई जो है टुवर्ड्स हेड और मिडिल ईयर के तरफ हो जाता है। ये अमाइल नाइट्रोजन की विशेषता है। बाद में आता है ग्लूनाइन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है ग्लूनाइनम। ग्लूनाइन में क्या है? ग्लिसरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। मार्क्ड नर्वस डिस्टर्बेंसेस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लूनाइन। बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा डर, कुछ चीजें देखने पर भी डर लगता है, सोचना भी डरावना हो जाता है ग्लोनाइन में। और उदासी, उदासी, ढीलापन, लैसिट्यूड, ढीलापन, बहुत ज्यादा उदास लगता है, बहुत ज्यादा लैसिट्यूड, उदास लगता है, और पूरे बदन की शक्ति चली गई है, ढीलापन लगता है। ये सनस्ट्रोक की भी विशेषता है, और ये
ग्लोनाइनम की भी विशेषता है। एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, छोटे छोटे कारण से भी बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन्हें, छोटी सी चीज हो गई, चाहे वो रुमाल क्यों ना पड़ा हो नीचे, उससे भी वो इरिटेट हो जाते हैं। तो ये उनकी कैनॉट बियर अपोजिशन। उनको आपने विरोध करके बोला कि चाचा जी ये पानी पीजिए, तो चाचा जी एकदम ऐसा गिलास उड़ा देंगे, इतना उनको सडनली गुस्सा आ जाता है। तो ये सिम्टम जो है ये ग्लोनाइन में पाए जाते हैं। वायलेंट कन्वल्जेंस, वायलेंट कन्वल्जेंस और सेरेब्रल कंजेशन, सेरेब्रल कंजेशन के कारण ग्लोनाइन में वायलेंट कन्वर्जेंस, झटके आना शुरू हो जाता है। कैनॉट रिकॉग्नाइज लोकेलिटीज, जो एनाकार्डियम में है, एनाकार्डियम विशेष करके जिसे हम अल्जाइमर के पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, ओल्ड एज पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले से ही बताया कि ऐसी उलझन पैदा हो जाती है मन की, ऐसी कंफ्यूज स्टेट पैदा हो जाती है कि ग्लोनाइन का पेशेंट सोचने लगता है कि मैं कहाँ हूं या फिर मुझे कहां पर जाना है, उसे रास्ता वो भूल जाता है। कंफ्यूजन और डिजीनेस, एकदम थकान सी और बिल्कुल भुला भुला सा लगता है। तुरंत अपने बड़े लड़के का नाम याद नहीं आता है, एकदम दूसरे या तीसरे नंबर के लड़के के नाम से पुकारेंगे। ये सब चीजें जो है, करेक्ट शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता है। सनस्ट्रोक में हीट ऑन हेड, नीचे से ऊपर तक ऐसी हीट बढ़ जाती है, बुखार बढ़ना शुरू हो जाता है। और ओल्ड एज में ये बहुत कारगर दवाई है। और जो लोग फर्नेसेस में, जिनका काम किसी शुगर फैक्ट्री जहां पर बॉयलर्स है, या फिर फर्नेस जहां पर लोहा पिघलाया जाता है, भिलाई में स्टील प्लांट है, या फिर उत्तम स्टील जैसा प्रोजेक्ट है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में या उरण में, महाराष्ट्र में है, तो जहां पर लोहे को पिघलाया जाता है, तो ये फर्नेसेस का तापमान हजार हजार डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके बाहर भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है। या फिर कोई हलवाई हो जो बंद रूम में, कमरे में तीन चार लोग सेव कर रहे हैं या फिर लड्डू कर रहे हैं, तो उनका जो भट्टी है या फिर ढाबे पर वो जो गर्मा गर्म इसमें रोटी या पराठे ऐसे लगाने वाले जो लोग रहते हैं, तो उनमें हीट स्ट्रोक अगर पाया जाता है, तो ग्लोनाइन बहुत महत्वपूर्ण दवाई है। स्कल फील्स इनॉर्मसली enlarged, कि इतना बड़ा सिर हो गया है कि स्कल भी इतना बड़ा हो गया है, फिर भी ये ब्रेन उसे अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, ब्रेन उससे भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार का कंफ्यूजन या हेलुसिनेशन ग्लोनाइन में पाया जाता है। ग्लोनाइन का हेडेक जो है वो सनराइज टू सनसेट हेडेक है, जो कि हम नाइट्रानूर में अक्सर पाते हैं। अब मैं आता हूं बहुत इंपॉर्टेंट दवाई, बेलाडोना। हॉट स्किन, रेड स्किन, एकदम कैरेक्टरिस्टिक सनस्ट्रोक के सिम्टम्स है बेलाडोना। हॉट स्किन, रेड स्किन और ग्लेरिंग बिफोर आईज, जो कि पुराने जमाने में हमारे जो टीवी थे, जो अगर उनकी रेंज चली गई तो जे जो हमें जो दिखता था, उस प्रकार का विजन हो जाता है, ऊपर नीचे, या फिर क्रिकेटर चला है तो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे हमें टीवी पर दिखता था। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था तब, सिर्फ हम दूरदर्शन चैनल देखते थे, तो वो जो फ्लिकरिंग होता था टीवी का, बिल्कुल उसी प्रकार का नजारा आंखों के सामने फ्लिकरिंग शुरू हो जाता है। और थ्रॉबिंग कैरोटिड्स, ये कैरोटिड गर्दन से जाने वाली जो दो महत्वपूर्ण जो वेसल्स है, जो सिर के तरफ, ब्रेन के तरफ जाती है, आप प्रोमिनेंटली देख सकते हैं। या फिर याद रखने के लिए मैं नाम बोलता हूं, अक्षय कुमार, सुपरस्टार अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जब चिल्लाते हैं तो आप देख पाएंगे कि उनकी कैरोटिड ब्लड वेसल्स बहुत उभर के दिखते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार के थ्रॉबिंग कैरोटिड्स बेलाडोना में
पाए जाते हैं। एक्साइटेड एंड विजुअल हेलुसिनेशंस, बेलाडोना का डेलिरियम बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सनस्ट्रोक में अक्सर पाया जाता है। बेलाडोना का फ्यूरियस डेलिरियम, बेलाडोना, हायोसाइमस और स्ट्रेमोनियम, हमें ये ट्रायो ध्यान में है, लेकिन फ्यूरियस जो डेलिरियम है बेलाडोना का, मैं इसका एक उत्तम उदाहरण आपको देता हूं कि आप बहुत सारे लोगों ने रणवीर सिंह, जो धुरंधर का हीरो जो है, रणवीर सिंह का एक पिक्चर आया था, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी का, बाजीराव का जब देहांत होने का समय है, पिक्चर का बिल्कुल एंड की तरफ, आप सोचिए कि वो नदी के किनारे उनकी कुटिया लगाई है, और बाजीराव को बहुत हाई ग्रेड फीवर है। आपने देखा होगा रणवीर सिंह, तो वो पूरे बुखार में ऐसे उठता है और तलवार लेके वो समुंदर की तरफ जाने लगता है, और वो दोनों हाथों से वो लड़ाई शुरू कर देता है, क्योंकि वो पाता है कि सामने से मुगल सैन्य आ रहा है। वो घोड़े उसको दिखाई देते हैं, सैनिक भाला लेकर, तलवार लेकर, ढाल लेकर उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो बाजीराव जिस प्रकार से लड़ाई शुरू करता है, हालांकि वो अकेला ही होता है, दैट इज बेलाडोना का वो बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। फ्यूरियस हेल्यूसिनेशंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलाडोना। और वो क्या देखते हैं उसमें? मॉन्स्टर्स, हिडियस फेसेस, डरावनी डरावने चेहरे उनके सामने आ जाते हैं। मॉन्स्टर्स, राक्षस दिखने शुरू होते हैं। फ्राइटफुल इमेजेस, किसी की परछाई भी है, लेकिन वो फ्राइटफुल, एकदम फियरफुल परछाई भी उन्हें दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? एकदम हाई ग्रेड फ्यूअर बेलाडोना का 105 106 डिग्री टेम्परेचर में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो या तो उन्हें बांध दिया जाता है, तो उन्हें अगर सलाइन लगाया है तो वो सलाइन खींचने की कोशिश करते हैं, नर्सेस पर चिल्लाते हैं। ये बेलाडोना की खासियत है, बिकॉज बेलाडोना में एट्रोपिनाइज्ड जो पेशेंट है, उसका बर्ताव ऐसे ही होता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में हमने देखा होगा कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन्हों लगातार एट्रोपिन दिया देना पड़ता है, तो उन लोगों में, ऐसे पेशेंट्स में बहुत बड़े बड़े हालुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। मुझे कोई मार रहा है, मार रहा है, मैं मर रहा हूं, या फिर मुझे किसी को मारना है, इस प्रकार के आभास उन्हें लगातार होते रहते हैं। वर्टाइगो, एज इफ फॉलिंग ऑन लेफ्ट साइड और फॉलिंग बैकवर्ड, ये बेलाडोना के चक्कर की विशेषता है। सीवियर थ्रॉबिंग हेडेक, बहुत जबरदस्त हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक, पेन, एग्रेवेशन बाय लाइट, दर्द जो है, सिर दर्द जो है, एग्रेवेशन किसके कारण होता है? या तो लाइट के कारण, या फिर आवाज के कारण, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे गाड़ी या किसी भी व्हीकल का साउंड हो, हॉर्न हो, तो उस आवाज से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एग्रेवेशन बाय लाइंग डाउन, बेलाडोना क्या करता है ना, बोरिंग हिज हेड इन पिलो, ऐसे पीछे पिलो में सर घुसा के, रोलिंग ऑफ हेड, यहां से इस लेफ्ट राइट लगातार सर हिलाता रहता है इन फेब्राइल सिचुएशन। ये मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स है। मेनिंजाइटिस सनस्ट्रोक का बहुत अगला कॉम्प्लिकेशन है, जिसे हम बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। लिसन केयरफुली, रीड केयरफुली। तो और डायलेटेड प्यूपिल्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलाडोना। मैं अगली दवाई की तरफ बढ़ता हूं, ब्रायोनिया, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ब्रायोनिया आसान तरीका है ब्रायोनिया को ध्यान में रखने के लिए। ब्रायोनिया इज ड्रायोनिया, ब्रायोनिया, ड्रायोनिया, मुंह से लेकर, आंख से लेकर कान, पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, या फिर इवन इसिफेगस में, ट्रैकिया में ड्राइनेस महसूस होती है।
ये ब्रायनिया का प्रमुख लक्षण है। Aching in every muscles, fibromyalgia is characteristic of bryonia. स्टीचिंग एंड टीयरिंग पेन, मतलब आप कोई कागज काट रहे हो या तो कैंची से या फिर ऐसे फाड़ रहे हो। टीचिंग, स्टीचिंग और टीयरिंग पेन ये ब्रायनिया के विशेष लक्षण हैं। चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा आता है ब्रायनिया उस स्थिति में, बुखार की उस स्थिति में ब्रायनिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वर्टाइगो ऑन राइजिंग हेड, नीचे से अगर ऊपर उठ गए तो चक्कर सा आ जाता है। ये ब्रायनिया की विशेषता है। ब्रायनिया में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ब्रायनिया, इसलिए ब्रायनिया को बहुत ज्यादा पानी पीने की इच्छा होती है। ठंडा और पूरा एक जग भी उनके हाथ में देंगे, वो ग्लास से नहीं पिएंगे, वो डायरेक्ट मुंह लगा के वो जग से पानी पिएंगे। और बहुत सारा, एक साथ में एक एक लीटर पानी उनको चाहिए होता है। और बर्स्टिंग, excessive irritability, bursting and stitching headache as if heated by hammer, अंदर से हैमर से सेरेब्रम जो है उसे ठोका जा रहा है। नाट्रामुर में एज इफ हिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ हैमर्स फ्रॉम आउटसाइड, ब्रेन को ठक 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 बाहर से मार रहे हैं, लेकिन ब्रायनिया में अंदर से लगता है कि अंदर से ब्रेन को कुछ हैमर जैसा पल्सेशन, क्योंकि देयर इज अ रश ऑफ ब्लड टुवर्ड्स हेड इन ब्रायनिया। Pulse is full, hard, and tense in the beginning with high grade fever and dryness of mucous membrane। ये बेलाडोना और ब्रायनिया सेकंड और थर्ड स्टेज का जो लक्षण है सनस्ट्रोक के, उसमें बहुत कारगर दवाइयां है। बाकी दो तीन दवाइयों को मैं सिर्फ आपको नाम बताता हूं, कार्बोवेज और कार्बो एनिमेलिस। कार्बोवेज में भी सिंकिंग कंडीशन, सिंकोप और टर्मिनल स्टेज ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं साइनोसिस हो गया है, तो कार्बोवेज या कार्बो एनिमलिस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरी एक कॉमन जो तकलीफ है समर्स में आने वाली, ये जो है, ये इज अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किस प्रकार का, तो दो लक्षण है। नीचे का लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ज्यादातर इस सीजन में लोअर यूटीआई जो रिलेटेड है ब्लैडर के लिए, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस और इवन प्रोस्टाटाइटिस इन ओल्ड पीपल। तो यहां तक इट इज मेनली कॉज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो भी रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन, बाहर से अंदर जाने वाला इन्फेक्शन। तो सिस्टाइटिस बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए दवाई क्या है, एपिस मेलिफिका। बर्निंग सोरनेस इन द ब्लैडर रीजन और बर्निंग सोरनेस इन द लोअर एब्डोमेन व्हाइल पासिंग यूरिन, बहुत ज्यादा जलन, पेशाब करते समय बहुत ज्यादा जलन महसूस होना, ये एपिस मेलिफिका की विशेषता है। और यूरिन में बहुत ज्यादा कास्ट पाए जाते हैं, क्योंकि सिस्टाइटिस में जो आवरण है ब्लैडर का, छिलके छिलके छोड़ना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, लगातार ऐसे जाऊं जाऊं होता तो नहीं है, बहुत थोड़ी सी पेशाब होती है एपिस मेलिफिका में, थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन बार बार जाने का मन करता है, इज ए कैरेक्टरिस्टिक। और जलन जब यूरिन पास करते हैं तब। यूरेथ्राइटिस, बर्निंग इन यूरेथ्रा इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका इज अ थर्स्टलेस रेमेडी। तो ध्यान दीजिए कि एपिस देने के बाद उन्हें कह भी दीजिए कि पानी बहुत सारा पिए, या फिर नारियल पानी पिए, या फिर ओआरएस का सेवन करे और शांतिपूर्वक घर में बैठे रहे।
थर्स्टलेसनेस। अब मैं दूसरी दवाई पर जाता हूं, बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी अच्छी है। और जहां पर सस्पेक्टेड पाइलोनेफ्राइटिस, अगर इन्फेक्शन नीचे से यूरेटर से होकर के पेल्विस ऑफ किडनीज तक जा रहा है और यूरिन एग्जामिनेशन में बहुत सारे पस सेल्स और आरबीसीज भी दिखाई देना शुरू हुआ है, तो आप डेफिनेटली बर्बेरिस वल्गैरिस के बारे में सोच सकते हो। एपिस मिलिफिका का प्रयोग आप 30 या 200 पोटेंसी में कर सकते हो, जो आप पर निर्भर करता है। बर्बेरिस वल्गैरिस का प्रयोग आप मदर टिंचर से लेकर के 30 पोटेंसी या 200, या फिर को उपयुक्त लगे उस पेशेंट में, तो वो आपका डिसीजन होगा, लेकिन बहुत कारगर दवाई है। बर्निंग पेन्स और पेन्स इन रीनल एंगल्स, पीठ में दर्द होना, किडनी स्टोन के लिए भी बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत बेहतरीन दवाई है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत जबरदस्त दवाई है। से बबलिंग सेंसेशन, बुलबुले मानो आ रहे हैं पीछे पीठ में, रीनल एंगल्स में, ये बर्बेरिस की विशेषता है। सेडिमेंट्स आर पास्ट इन यूरिन, कुछ तो जा रहा है डॉक्टर साहब, कुछ तो, मतलब रेत जैसा कुछ तो जा रहा है पेशाब में। पेशाब अक्सर ऐसी क्लियर नहीं होती, पानी जैसे नहीं दिखती, मड़ी दिखती है। तो ये बर्बेरिस की विशेषता है। बबलिंग सेंसेशन, बर्निंग इन यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस के लिए भी एक ये महत्वपूर्ण दवाई है। अगली दवाई और महत्वपूर्ण दवाई है कैंथेरिस, इज अ स्पेनिश फ्लाई। बहुत ज्यादा यूरेथ्राइटिस और बहुत ज्यादा सिस्टाइटिस के लिए आप कैंथेरिस का उपयोग अवश्य करें। वायलेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और वायलेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा के लिए रॉ रॉनेस, मतलब मांस काटा गया हो, इस प्रकार का सेंसेशन ब्लैडर में, और हिमैचुरिया, लोअर एब्डोमिनल पेन इज ए कैरेक्टरिस्टिक। और पेशाब करने से पहले, पेशाब करते समय और पेशाब करने के बाद भी जलन होना, प्रोस्टेटिक पार्ट में भी होना और यूरेथ्रा में भी होना, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कैंथेरिस की। तो कैंथेरिस को बराबर ध्यान में रखिए। मेम्ब्रानस लाइक राइस ब्रान, चावल के ऊपर का जो पानी रहता है उस प्रकार से मड़ी क्लाउडी यूरिन, ये कैंथेरिस की एक विशेषता है। एंड यूरिन स्कार्ड्स, जिस पार्ट से भी, अगर थाइस पर भी पेशाब गिरता है तो थाइस में भी जलन होती है, इतना एसिडिक नेचर है कैंथेरिस के यूरिन का। अगली दवाई जो है सारसापरिला, सारसापरिला में बहुत ज्यादा रिनल एंगल में पेन, दर्द होना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सारसापरिला का यूरिन अक्सर स्कैंटी हो जाता है, स्कैंटी, स्लाइमी, उसमें म्यूकस पाया जाता है, फ्लेकी, सैंडी और ब्लडी। इट इज हिमैचुरिया इज अ सिम्टम। काफी बार आंखों से हिमैचुरिया का पता नहीं चलता है, लेकिन आप यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे तो 30 से 40 एचपीएफ यूरिन में आरबीसी काउंट आ सकता है, और पस सेल भी 50-60। ये सारसापरिला की विशेषता है, बहुत ज्यादा। और कई बार तो सामने से ब्लड दिखाई देता है। पेन इन यूरेथ्रा एट एंड ऑफ यूरिनेशन, जैसे ही पेशाब खत्म होती है तो लिंग में, यूरेथ्रा में बहुत ज्यादा जलन और प्रिकिंग पेन, कुछ तो चुभ रहा है, उस प्रकार का दर्द पाया जाता है। फीबल स्ट्रीम, अच्छा, इसमें कैंथेरिस में उसका फोर्स जो है यूरिन का वो अच्छा है, बर्बेरिस में अच्छा है, लेकिन सारसापरिला में बहुत फीबल स्ट्रीम रहता है जब यूरिन पास होती है तब। आगे चलते हैं परिरिया ब्रावा। आई विल सजेस्ट ये आप लोग मदर टिंचर फॉर्म में ला करके रखिए। जितना भी सिस्टाइटिस हो या फिर यूरेथ्राइटिस हो या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट हो, परेरिया ब्रावा काफी कारगर दवाई है। अगर मदर टिंचर फॉर्म में 15-15 बूंद 3 बार लिया जाए तो
बहुत फास्ट। मतलब एक पेशेंट का मैं एग्जांपल देता हूं। एक पेशेंट आया मेरे पास, सिटाल सिरप दिया था उसे जनरल प्रैक्टिशनर ने। तो वो बोला कि मुझे ये डॉक्टर ने सिटाल सिरप दिया है, जलन हो रही है। तब मैंने क्या किया कि उसको बोला, मेरा दोस्त ही था, उसको बोला कि ये बॉटल यहां पर रख दे मेरे यहां पर, और मैं ये बूंद वाली दवाई देता हूं, ये 15-15 बूंद 3 बार ले ले, अगर नहीं फर्क पड़ा ना तो शाम को आकर के ये बॉटल लेकर जा। उसने 15 बूंद पहले ले लिए। उसको इतनी रिलीफ मिली कि पिछले 5-6 दिन वो तड़प रहा था व्हाइल पासिंग यूरिन। परेरिया ब्रावा ने पूरा काम तमाम कर दिया। तो परेरिया ब्रावा ब्रावा अक्सर रीनल कोलिक में भी बहुत महत्वपूर्ण दवाई है, प्रोस्टाडाइटिस में भी महत्वपूर्ण दवाई है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर सिस्टाइटिस में भी महत्वपूर्ण दवाई है। कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, ये उसकी खासियत है। लगातार पेशाब का सेंसेशन आ जाता है कि मैं जाऊं जाऊं, लेकिन होती नहीं है इतनी पेशाब। कांस्टेंट अर्जिंग और ग्रेट स्ट्रेनिंग, उन्हें स्ट्रेन करना पड़ता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है तो डेफिनेटली प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कारण बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ सकता है। पेन डाउन इन थाइस, बर्बेरिस वल्गैरिस में भी और परिरिया ब्रावा में भी, थाइस के इनर एस्पेक्ट ऑफ थाइस में बहुत ज्यादा दर्द उन्हें महसूस होता है। वायलेंट पेन इन ग्लांस पेनिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक, ग्लांस में बहुत ज्यादा दर्द होना, ये उसकी विशेषता है। बाकी की जो दवाइयां मैं सिर्फ नाम गिनता हूं, युवा अर्सी, ऑसिमम कैन, हाइड्रेंजिया, टेरिबिनथैनम, बहुत इंपॉर्टेंट, यूरेट्रिक कैलकुलस के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है, हिमैचुरिया के लिए, सिस्टाइटिस के लिए टेरिबिनथैनम का भी आप विचार कर सकते हैं। पेट्रोसोलेनियम, ये भी दवाई मैं ज्यादातर, आपने देखा होगा कि मेरा ये 13वां लेक्चर है, मैं ज्यादातर जो कॉमन दवाइयां है मैं उसके ही नाम गिनवाता हूं, और मैं खुद के प्रैक्टिस में भी वही दवाइयां इस्तेमाल करता हूं। क्यों करता हूं? अगर पेट्रोसोलोनियम का मैंने लाके रखी बॉटल, तो मुझे इस समर सीजन में 1-2 पेशेंट के लिए इस्तेमाल हुआ, तो शायद वो मुझे कभी लगेगी भी नहीं। तो ऐसे ऑर्गन रेमेडी जो है ना, उसका ढेर लग जाता है अपने क्लिनिक में। और जो कि हमारे जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज जो है, जो बार बार प्रूविंग जिसका हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और समझो बर्बेरिस वल्गारिस आपको इसमें सिस्टाइटिस में नहीं लगी, तो आप या रीनल कोलिक का या फिर किडनी स्टोन का पेशेंट आएगा तब इस्तेमाल हो सकती है। एपिस मेलिफिका आपको सिस्टाइटिस के नहीं इस्तेमाल हुआ, तो अगर एडिमा का पेशेंट आया, अनासर्का का या असाइटिस का पेशेंट आया, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैंथरिस का पेशेंट सिस्टाइटिस के लिए नहीं आया, यूरेथ्राइटिस के लिए नहीं आया, बचा हुआ कैंथरिस आप स्किन कंप्लेंट्स में भी इस्तेमाल करते हो या फिर डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बार बार प्रूवन और फुल्ली प्रूवन जो ड्रग्स है, इनकी खासियत ये है कि आपको एक बीमारी से लेकर और अनेक बीमारियों के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है, और आप उसका पूरेपूर लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आता हूं इस पर, डिहाइड्रेशन, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, ये सनस्ट्रोक हुआ, यूटीआई हुआ, इन शॉर्ट में गैस्ट्रोएंट्राइटिस, जो कि आमतौर पर अभी गैस्ट्रोएंट्राइटिस ज्यादातर पाया नहीं जाता, लेकिन कुछ देहाती इलाके हैं जहां पर अभी शादियों का मौसम चल रहा है, एकदम सा खाना पकाया जाता है, वही बासा अन्न अगर शाम को खाया गया, तो शायद हो सकता है कि उस पर फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन हो करके किसी एकदम से आप न्यूज पढ़ते हैं कि ऐसी ऐसी बारात के एकदम 50 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया, कि क्योंकि सभी को दस्त और कई उल्टी और दस्त होना शुरू हो गया है। तो ये खाद्य पदार्थ जो है, ये समर सीजन में ज्यादातर खराब हो सकते हैं। तो कृपा करके ताजा अन्न जो अभी तैयार किया है सुबह का, तो सुबह भी खत्म कीजिए, शाम का फिर से तैयार करके शाम को खत्म कीजिए, लेकिन बासी चीजें खाना ज्यादातर अवॉइड कीजिए। लेकिन उसमें भी एक इंपॉर्टेंट दवाई है, वेराट्रम आल, आर्सेनिक आल्बम, एक महत्वपूर्ण आर्सेनिक आल, तो इट्स एंटीडोट फॉर
एनी काइंड, मोस्ट ऑफ काइंड ऑफ फूड पॉइजन जो है, टॉक्सिन जो है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण दवाई है। ग्रेट थर्स्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, और छोटे छोटे घूंट लेता है आर्सेनिक का पेशेंट। रेस्टलेसनेस, वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज वॉमिटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्सेनिकम अल्बम। एग्रेवेशन बाय विनेगर, एसिड्स, वाटरमेलॉन्स, तरबूज हो या फिर वाटरमेलन हो, वाटरी फ्रूट्स, ग्रेप्स हो, संतरा, मौसम्बी, उससे अगर बासा अन्न खाया गया, तो उनके रोटी हो, चावल हो, वो खाने से जिन्हें शिकायत होती है, तो आर्सेनिक एल्बम का विचार जरूर कीजिए। कैम्फोरा इज वन मोर इंपॉर्टेंट दवाई जिसमें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, और कैम्फोरा इज अ चीलेस्ट रेमेडी ऑफ होम्योपैथी। सबसे कोल्डेस्ट रेमेडी है होम्योपैथी की इज कैम्फोरा। एकदम आइसी कोल्डनेस ऑफ बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज। ब्लैकिश एंड इनवॉलंटरी स्टूल्स हो जाते हैं, कोलैप्स, ब्लड प्रेशर एकदम सा सडन फॉल हो जाता है। शायद मुझे लगता है, मैंने अगर ट्रीट भी नहीं किए, मतलब गैस्ट्रोएंटराइटिस ट्रीट किया है, लेकिन ये जो चीजें हैं कॉलेरा मॉर्बस के लिए, शायद डॉक्टर मृदुल साहनी सर के पिताजी डॉक्टर आदरणीय, परम आदरणीय डॉक्टर बी सहानी, या फिर डॉक्टर महेंद्र सिंह के महेंद्र सिंह, इन लोगों ने शायद कॉलेरा, पश्चिम बंगाल या बिहार या फिर पूरे दुनिया भर के लोग उनके पास आते थे, तो उन्होंने उस समय इन दवाइयों का प्रयोग किया होगा। आप जैसे कि वेराट्रम आल जो है, ऑल सीज, ध्यान में रखना, तो सी से सभी कंप्लेंट जो है वो सी से शुरू हो जाती है। वहां पर कोलैप्स है, कोल्डनेस है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, साइनोसिस, साइनोसिस है, पेरिफेरल साइनोसिस है, कोपियस वॉमिटिंग, वो भी कोपियस, डायरिया, वो भी कोपियस, कोल्ड कामी स्वेट, cold clammy skin, cold clammy sweat is a characteristic of Veratramal. Still, he desires cold water is another characteristic of Veratramal. Copious diarrhea, पेनफुल वाटरी डायरिया, क्रैम्प्स आते हैं, क्यूप्रम मेटालिकम में भी दिस इज अ साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो ऐसे पेशेंट्स में नमक और शुगर, शक्कर, इसका घोल, उसका मिश्रण जो है वो काफी कारगर साबित होता है गैस्ट्रोएंटराइटिस में। और ये गैस्ट्रोएंटराइटिस कंजंक्टिवाइटिस में यूफोर्बियम है, यूफ्रेशिया है, आर्सेनिक आल्ब और मेटालिकम। कंजंक्टिवाइटिस ज्यादातर फेब्रुवरी और मार्च, जैसे ही समर शुरू हो जाता है, तब कंजंक्टिवाइटिस के, या फिर एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस और ग्रैन्युलर ब्लेफराइटिस में यूफोर्बियम एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई है। तो मैंने इस मुझे दिए हुए समय में मैंने ज्यादातर बहुत सारी दवाइयां आपसे डिस्कस की, और आशा करता हूं कि सभी लोगों को ये सब अच्छा लगा होगा। और ये समर आपको सभी को अच्छा जाए, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, अच्छा रहे। छाते का इस्तेमाल कीजिए, नारियल पानी पीजिए, ओआरएस का प्रयोग कीजिए, फैन का प्रयोग कीजिए, छाते का उपयोग कीजिए, ये सब सावधानी बरतिए। इसी के साथ मैं आपको विदा कहता हूं, और मुझे आपने बुलाया इस मंच पर, तो मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बताया है। पूरा सेशन मैं बड़ा ध्यान से देख रहा था, आज मुझे मौका भी गया कि मैं सेशन में प्रेजेंट हो जाऊं, संजोग था। और आपका लेक्चर तो हमेशा बहुत ही इंस्पायरिंग होता है, और काफी डिटेल्स में आपका पढ़ाने का तरीका जो है सो बहुत ही उत्तम है। तो हमें लगता है कि आपने काफी अच्छे तरीके से सबको एक्सप्लेन किया है। और किसी ने कोई पूछा है, एमाइल नाइट्रेट का पोटेंसी क्या देते हैं? एमिल नाइट्रेट का पोटेंसी कौन सा देते हैं? अमाइल नाइट्रेट का पोटेंसी पोटेंसी कौन सा पोटेंशियम, अमाइल नाइट्रेट ज्यादातर लोअर पोटेंसी में
बोरिक और हनीमान बोरिक ने 36C से लेकर 30C तक इस्तेमाल किया है सेंटिसिमल स्केल में। और तो और सर, ये एक बहुत बढ़िया बात है कि होम्योपैथी में आई आइलेक्स एक्विफोलियम करके दवाई है। पढ़ते पढ़ते प्रोफिलैक्सिस ऑफ सनस्ट्रोक के लिए आइलेक्स एक्विफोलियम दवाई है। कुछ कुछ दवाई रेपर्टरी जो पार्ट है ना बोरिक का, उसमें कुछ कुछ प्रोफिलैक्सिस दिए हैं। कॉलेरा का प्रोफिलैक्सिस है आर्सेनिकम एल्बम क्यूप्रम एसिटेट वेराट्रम वायरिडे। मीजल्स का प्रोफिलैक्सिस है एकोनाइट आर्सेनिक पल्सेटिला। और सनस्ट्रोक का प्रोफिलैक्सिस है आइलिक्स एक्विफोलियम। ये बहुत बड़ा मास्टर्स लोगों ने काम करके रखा है अपने लिए। और बहुत अच्छा आपने बताया है सर। और आज का सेशन अभी समाप्त हो रहा है। दीपक जी, आप फिर आइए, आप फिर कोई टॉपिक लेकर के। और अगस्त सितंबर के आसपास में बरसात का मौसम शुरू होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बरसात में भी अपना दिखलाइए। तो मैं आपसे बात कर लूंगा और एक सेशन आपसे बरसात के लिए ले लेता हूँ। तो इसके साथ में आपको धन्यवाद देते हुए और साथ में सभी ऑडियंस को भी धन्यवाद देते हुए इस मीटिंग को हम लोग क्लोज करते हैं। And the session is handed over to the English session. And I hope the moderator, who is the moderator for the English session, please take over the session.